ओके, सो ऑल आर प्रेजेंट नाउ। अब हम फटाफट से कुछ आगे का पढ़ते हैं, और उससे भी पहले एक और चीज पढ़ानी थी मुझे आपको। वो क्या था, मैं दिखा दे रहा आपको, प्रेजेंट कर दे रहा। स्क्रीनिंग प्रेजेंट, ओके। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और जो अब नई चीज है वो है चॉइस ऑफ वेवगाइड डायमेंशन। इसका मतलब आपका वेवगाइड किस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। मतलब आपका वेवगाइड कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, वो डिसाइड करना है अपने को। तो बेसिकली उसका केवल एक ही पर्पज होता है वेवगाइड का, डायमेंशन डिसाइड करने का। कल आपको अपन डिस्कस की डोमिनेंट मोड की बातें करी थी हम लोगों ने। तो डोमिनेंट मोड अवेलेबल होने चाहिए। वेवगाइड की डायमेंशन इस प्रकार डिसाइड की जाती है कि उस ए और बी डायमेंशन की वजह से वेव, माइक्रोवेव जो है वो प्योरली प्रोपगेट हो पाए, डोमिनेंट मोड उसमें आ पाए। इस चीज को समझने के लिए डायमेंशन डिसाइड की जाती है कि हाँ, अगर डायमेंशन में इस प्रकार लेता हूँ, ए और बी का वैल्यू मैं इस प्रकार लेता हूँ कि फ्रिक्वेंसी मिनिमम आए, ठीक है, तो वो डायमेंशन चूज की जाती है जिसमें फ्रिक्वेंसी मिनिमम आए, दैट इज डोमिनेंट मोड प्रोपगेट हो पाए। तो वही होता है रीजन इसका। तो फटाफट से ये भी लिख ही लो, फटाफट तुम लोग, कहाँ गया वो, ये रहा। तो ये कल का लास्ट था हमारा। एक्साइटेशन पढ़ा था हम लोगों ने, वेवगाइड को एक्साइट करने की प्रक्रिया क्या थी। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो है चॉइस ऑफ वेवगाइड डायमेंशन। तो हेडिंग दे लो, चॉइस ऑफ वेवगाइड डायमेंशन। चॉइस ऑफ वेवगाइड डायमेंशन, ठीक है। वेवगाइड की डायमेंशंस को किस प्रकार चूज करें। सो वी हैव सीन दैट, we have seen that if in rectangular waveguide, if in rectangular waveguide the dominant mode is the dominant mode is TE10, and it is independent of the guide dimension, and it is independent of the guide dimension बी। क्योंकि आपको देखो, आप लोगों ने एन बराबर जीरो पुट किया था, तो जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी आप लोगों ने फंडामेंटल, वो केवल ए पर डिपेंड करती है, वन अपॉन ए के ऊपर डिपेंड करती है वो। तो उसकी चौड़ाई पर डिपेंड करती है, मतलब उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है, चौड़ाई पर डिपेंड नहीं करती, मतलब बी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती वाई पे, है ना, क्योंकि वो एन बराबर जीरो है ना, इसलिए। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव गाइड, डायमेंशन बी, सिंस द डोमिनेंट मोड TE10, सिंस मतलब चूंकि द डोमिनेंट मोड, चूंकि द डोमिनेंट मोड TE10 has the cutoff frequency, has the cutoff frequency less, has the less cutoff frequency, ऐसे लिखो, has the less cutoff frequency। इस मोड के लिए cutoff frequency सबसे मिनिमम होती है, लोएस्ट cutoff frequency होती है इसमें ना। तो लोएस्ट cutoff frequency इसमें होती है, then the frequency of the wave, then the
frequency of the wave which has to be transmitted through which has to be transmitted through which has to be transmitted through the guide. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि TE10 मोड के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। किसके कंपैरिजन में? ये देन वर्ड जो है इसमें THAN लिखो, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गाइड हैज टू बी ट्रांसमिटेड। तो किसी भी वेव गाइड में माइक्रोवेव को प्रोपोगेट होने के लिए लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस डोमिनेंट मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है, किसके कंपेयर में? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विच हैज टू बी ट्रांसमिटेड। तो जिस वेव को माइक्रोवेव में प्रोपोगेट होना है, जिस वेव को वेव गाइड में प्रोपोगेट होना है, उसके कंपैरिजन में TE10 मोड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, दैट इज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड इज द TE10 मोड, दैट इज डोमिनेंट मोड। अब हम ये बात समझते हैं, TE10 मोड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो डायमेंशन स्मॉल a पर डिपेंड करती है ना? उसी पर डिपेंड करती है, b पर डिपेंड करती नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ TE10 मोड is demanding the frequency of TE10 mode depends on the dimension A. Depends on the dimension A. तो स्मॉल a पर डिपेंड करती है। So by changing A of the waveguide, so by changing A इधर समझ लो A क्या थी, मैं फिर समझा दूं आपको। हम लोगों ने ऐसा बनाया था रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ऐसा था ना रेक्टेंगुलर वेवगाइड, दिस इज रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो डायमेंशन है वो A कहलाती है और ये जो है वो B कहलाती है, ये उसकी चौड़ाई है A, है ना? सो चेंजिंग ए को हम लोगों ने बोला था विड्थ, उस वेवगाइड की विड्थ x डायमेंशन, दैट इज द चेंजिंग द विड्थ। सो बाय चेंजिंग ए ऑफ वेवगाइड, मतलब विड्थ चेंज करने पर, वेवगाइड की विड्थ चेंज करने पर वी कैन चूज द परफेक्ट डायमेंशनल वेवगाइड, we can choose the perfect dimension of waveguide which can transmit the wave which can transmit the wave of given frequency of waveguide of given frequency
ऑफ वेवगाइड। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमको ए डिसाइड करना होता है बेसिकली कि ए इस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा जिससे फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो पाए, और अगर फ्रीक्वेंसी एक बार आप लोगों ने मेंटेन कर ली तो फिर आप अपने मन चाहा फ्रीक्वेंसी को उसके अंदर प्रोपगेट करवा के और जो है सॉल्यूशन ले सकते हो लाइक दिस, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारे पास खत्म। क्या खत्म हुआ? रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब हम बात करते हैं सर्कुलर वेवगाइड की। रेक्टेंगुलर वेवगाइड से इतने सवाल आते हैं आपके जितने करवाए हैं। अब जो आता है वो सर्कुलर वेवगाइड से आता है सवाल। तो जो हमारा नेक्स्ट है टास्क वो है सर्कुलर वेवगाइड। चलिए, तो अब आप लोग हेडिंग दीजिए फटाफट, सर्कुलर वेवगाइड। दो ही तरह के स्ट्रक्चर होते हैं वेवगाइड के आपके सिलेबस में, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सर्कुलर वेवगाइड। अगर आप लोगों ने रेक्टेंगुलर समझ लिया तो सर्कुलर समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बस इतना याद रखना, रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो होता है ना, वो तो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम में काम करता है। कार्टेशियन जो होते हैं ना, उसमें एक्स डायमेंशन होती है, वाई डायमेंशन होती है और जेड डायमेंशन होती है। बट यहाँ जो है वो सर्कुलर वेवगाइड है, तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में काम करेगा ये बेसिकली, है ना। तो हमारे पास जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इस तरह का एक वेवगाइड होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में, है ना। ये इस तरह के इसमें जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। अगर आप लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हो तो ये आपको ऐसा दिखाई देता है। इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर से, तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। ऊपर ऊपर से पीछे की तरफ पता नहीं क्या होता है, डायमेंशन बहुत लंबा होता है, जेड डायमेंशन। तो बाकी सर्कुलर पैरामीटर इसमें काम करते हैं, सिलेंड्रिकल पैरामीटर काम करते हैं इसमें सारे। तो आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो फिर आप सर्कुलर वेवगाइड को आराम से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सिलेंडर की एक होती है रेडियस, सबको पता होगा सिलेंड्रिकल पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो इसकी जो रेडियस है ना उसको रो बोलते हैं, रो। इसमें होता है एक एंगल जिसे बोलते हैं फाई, और थर्ड डायमेंशन होता है जेड जो पीछे की तरफ होता है। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में बेसिकली तीन तरह के कोऑर्डिनेट काम करते हैं, रो फाई जेड, ठीक है ना। मैं फिर दिखा दूंगा आपको। ये सिलेंड्रिकल सिस्टम ऐसा होता है, ये ऊपर तो जो ठीक है जो है वो ठीक है ऊपर है, बाकी यहाँ पर बनाते हैं लोग सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो ये सिलेंडर की रेडियस होती है रो, ये एक्स डायमेंशन होता है तो इसको एक्स बोल देते हैं, ठीक है। इसको वाई बोल देते हैं और इसको जेड। तो जो रो होता है ना, इस रो का एक्स डायमेंशन से जो एंगल बनता है वो फाई होता है एक्स से। और ये इस तरह का प्लेन मान लेते हैं हम लोग इसमें ना, और ये वाई डायमेंशन है, जेड डायमेंशन। ये सिलेंड्रिकल सिस्टम है। अगर आप लोगों ने पहले कभी बीएससी में पढ़ा हो थोड़ा सा तो आपको याद होना चाहिए, जिसमें एक्स डायमेंशन को हम बेसिकली यही तो बोलते हैं। हम लोग जब सिलेंड्रिकल पढ़ते हैं ना सिस्टम, तो वहां पे ये पढ़ते हैं कि एक्स इज इक्वल टू रो कोस फाई, वाई इज इक्वल टू रो, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग सिलेंड्रिकल सिस्टम की बातें करेंगे बाद में। सो सर्कुलर वेवगाइड क्या होता है? अ होलो मेटेलिक ट्यूब। अब ये ट्यूब होती है, तो होलो मतलब खाली, मेटेलिक ट्यूब, अ होलो मेटेलिक ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। वहां पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ऑल्सो सपोर्ट TEM waveguide modes, which also सपोर्ट। इसमें क्या है, दोनों मोड होते हैं, दोनों इसमें भी दोनों मोड ही होते हैं, टी और TM मोड होते हैं। विच ऑल्सो सपोर्ट TE एंड TM
वेवगाइड मोड्स, वेवगाइड मोड्स वहां भी थे, यहाँ भी होता है। फिगर शोज अ सर्कुलर वेवगाइड, आपको जो ऊपर बताया ना मैंने ये वाला फिगर, इसमें देख लो आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन शो हो रहा है और ये वेवगाइड इस तरह का है सर, ये सिलेंडर, ये तो मैंने सिलेंडर बनाया है आपको समझाने के लिए। मेनली तो वेवगाइड ये है जिसमें ऊपर का हिस्सा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर है, मतलब एक सर्किल की फॉर्म में है। पीछे तो जेड डायमेंशन पता नहीं कितना लंबा है, बाकी आगे का जो हिस्सा है वो सर्किल की फॉर्म में है, सर्कुलर है। सो फिगर शोज अ सर्कुलर वेवगाइड, फिगर shows a circular waveguide of inner radius, अच्छा, of inner radius rho, of inner radius rho, इसका रेडियस मान लो रो है, to a wave equation for this, now the wave equation for this geometry, अब यहाँ पे आप वेव इक्वेशन लिखो, the wave equation for this ज्योमेट्री, इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, पहले लिखी थी ना वही सेम इक्वेशन है, लाप्लासियन वेव फंक्शन प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा स्क्वायर और ये वापस से वेव फंक्शन, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है। तो अगर कोई लाप्लासियन ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो ये कर्वी लीनियर सिस्टम, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो कर्वी लीनियर सिस्टम के लिए 1/H1 H2 H3 del/del U1, ये फॉर्मूला वहां पे पढ़ते हैं बीएससी के अंदर, H2 H3/H1 और ये होता है del sin/del U1, U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं किसी भी सिस्टम के, प्लस del/del U2, ठीक है, H1 H3/H2 del sin/del U2 प्लस del/del U3 H1 H2/H3 del sin/del U3। अगर किसी ने पढ़ा हो बीएससी में ये फॉर्मूला तो आ जाएगा। U1 U2 U3 जो होते हैं ना वो किसी भी सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब जैसे मान लो सिलेंडर का सिस्टम है तो यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट काम करते हैं, रो, फाई और जेड। H1 H2 H3 स्केल फैक्टर होता है, स्केल फैक्टर जो होते हैं ना ये होते हैं 1 रो एंड 1, किसके लिए, इसी सिस्टम के लिए। ये डिसाइड कैसे होते हैं पता है आपको, ये डिसाइड होते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल के अंदर तो ये डी रो रो के प्लस रो डी फाई फाई के प्लस डी जेड जेड के, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी सिस्टम में डिस्प्लेस्ड होता है तो उसके किन किन कोऑर्डिनेट्स में कितना चेंज आता है। तो तीन कोऑर्डिनेट है, तो पार्टिकल अगर डिस्प्लेस हुआ तो उसके रो में चेंज आएगा डी रो, फाई में चेंज आएगा डी फाई और जेड में चेंज आएगा डी जेड। तो तीनों कोऑर्डिनेट में तीनों दिशाओं में चेंज आता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है पार्टिकल का, तो मीटर में होता है डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन कंटेन करता है। तो ये जो है वो भी डिस्टेंस का पैरामीटर है, ये भी डिस्टेंस का पैरामीटर है, बट ये एंगल है, एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो इसको डिस्टेंस की डायमेंशन को बनाने के लिए हम लोग रो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस वजह से ये डिस्टेंस का डायमेंशन बन जाता है। तो अब डायमेंशन रूल काम करते हैं भाई, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, सब मीटर में है, अब की बात तो कोई दिक्कत नहीं है। तो U1 U2 U3 तो हमारे रो फाई जेड हो गए,
इनके चेंज के जो मल्टीपल होते हैं ना, वो H1 H2 H3 कहलाते हैं, और वो आपको क्लियरली विजिबल है। रो में चेंज डी रो है और उसका मल्टीपल 1 है, फाइव में चेंज डी फाइव है, उसका मल्टीपल रो है, और जेड में चेंज डी जेड है, उसका मल्टीपल 1 है। तो H1 H2 H3 इस प्रकार से डिसाइड कर लिए जाते हैं। अब इनकी वैल्यूज को ऊपर पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा डेल टू फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा। और गामा स्क्वायर जो है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, आपको पहले भी लिखवाया हुआ है, फिर लिखवा दे रहा मैं। गामा स्क्वायर की वैल्यू नॉर्मली हमें याद रखनी है माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ये हम लोगों ने रेक्टेंगुलर के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि गामा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद रखना है बस आगे के लिए ना। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जब लिखते हैं तो 1/H1 H2 H3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/रो, ठीक है। फिर उसके बाद में डेल अपॉन डेल U1 मतलब डेल अपॉन डेल रो। फिर उसके बाद में क्या आएगा, H2 H3 अपॉन H1 मतलब रो मल्टीप्लाई मतलब रो आ जाएगा। फिर डेल साइन अपॉन डेल रो, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस डेल अपॉन डेल U2 मतलब डेल अपॉन डेल फाइव, ठीक है। फिर उसके बाद में H1 H3 अपॉन H2 मतलब 1/रो हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल साइन अपॉन डेल फाइव, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल U3 मतलब डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा डेल फाइव अपॉन डेल जेड, ठीक है, लाइक दिस। तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा साइन। अब एक और चीज समझना, अपन लोग ये चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेल अपॉन डेल जेड को हमें क्या लिखना है, वो बाद में लिखेंगे, चलो उसको भी एक बार होल्ड पे रखो, उस चीज को भी लिखेंगे हम लोग, बट फिलहाल ये लिखते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। आप चाहो तो इसको इधर ले सकते हो, थोड़ा इसको सोल्व कर लो, 1/रो को अंदर ले लो, और 1/रो को आप अंदर ले सकते हो, और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लोगे तो सही रहेगा। जैसे मान लो ये रो पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ रो तो बाहर आएगा नहीं जब तक आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, तो इसको तो आपको ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, डेल रो डेल साइन अपॉन डेल रो। यहाँ से रो बाहर आ जाएगा बिकॉज ये फाइव पर डिपेंडेंट है, रो इंडिपेंडेंट, तो 1/रो स्क्वायर आप ले सकते हो, ये हो जाएगा डेल टू साइन अपॉन डेल फाइव स्क्वायर। यहाँ से भी रो बाहर आ जाएगा, और ये रो से रो कट जाएगा, तो डेल टू साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन साइन बराबर 0, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में इसको एक बार होल्ड पे रखो आप इक्वेशन को, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इसके आगे और हम लोग कर लेते हैं, आगे इन द सेंस ये है बेटा, इसको बराबर 0 पुट करके रख दो, छोड़ दो एक बार, इस क्वेश्चन नंबर जो भी है इसको ए नाम दे दो। सो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस, अब आगे जाओ, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस हम लोग बात करेंगे, मान लो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो कर्ल ऑफ एच बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर एक, ठीक है। थोड़ा और देखो, इक्वेशन नंबर फोर्थ की बात, ये तो फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की, अब थर्ड की बात करते हैं ना। तो कर्ल ऑफ ई बराबर क्या होता है, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम
अगर बात करें कर्ल की सिलेंड्रिकल में, तो आपको ये पता होना चाहिए कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंड्रिकल में। सबसे पहले कर्वीलिनियर में चेक करते हैं किसी भी वेक्टर का अगर हम कर्ल लेते हैं कर्वीलिनियर सिस्टम में, तो वो होता है 1/h1 h2s। ये भी बीएससी का फॉर्मूला है सेकंड ईयर का। h1 e1 के, h2 e2 के और h3 e3 के, डेल अपॉन डेल u1, डेल अपॉन डेल u2, डेल अपॉन डेल u3, ये मान लो। और फिर नीचे आता है h1, जिस वेक्टर का कर्ल ले रहे हो उसका पहला कंपोनेंट, h2 उसका दूसरा कंपोनेंट और h3 उसका तीसरा कंपोनेंट। ठीक है, अब आप यही काम करोगे। अगर आपको कर्ल लेना है h का सपोज, तो h1 h2 h3 तो कितना हो गया 1/रो। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो h1 e1 के मतलब रो केप हो गया, h2 मतलब रो और e2 के मतलब फाई केप हो गया, e3 मतलब 1 और e3 मतलब z केप हो गया, e3 है ना। डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई और डेल अपॉन डेल जेड। h1a1 मतलब पहला जो कंपोनेंट है वेक्टर का उसको h रो बोल दो, h का पहला कंपोनेंट। h का दूसरा कंपोनेंट है उसको फाई बोल दो, और h का तीसरा कंपोनेंट है तो उसको z बोल दो। ठीक है, इस टाइम सेइंग कर्ल ऑफ एच बराबर क्या होता है, आपको ऊपर दिख रहा है कर्ल ऑफ एच बराबर, आपको दिख रहा होगा एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, है ना ये ना। सो एप्सिलॉन तो लिख दो एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी, और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल सिस्टम में, रो केप ई रो प्लस फाई केप ई फाई और जेड केप ई जेड। अब आप कंपेयर कर लो, रो के मैट्रिक्स सोल्व कर लो और कंपेयर कर लो। तो मैट्रिक्स सोल्व कर कंपेयर करोगे तो 1/रो और ये हो जाएगा डेल एच जेड अपॉन डेल फाई माइनस रो डेल एच फाई अपॉन डेल जेड। ये रो केप का मल्टीपल है। आप देखो ये रो केप का मल्टीपल ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ना बेटा, इज जस्ट इक्वल टू द रो केप का मल्टीप्लाई एप्सिलॉन डेल ई रो अपॉन डेल टी। ये रो केप का मल्टीपल है। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लो इसको, तो 1/रो 1/रो and this is the del hz upon del phi minus del h phi upon del hz, it just equal to that. Okay, so this is the, ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन डेल ई रो अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब फाई केप का मल्टीपल लेते हैं, तो फाई केप का मल्टीपल लोगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव क्यूब का मल्टीपल कितना हो जाएगा, समथिंग जो भी आपका नेगेटिव में आएगा तो वो हम लोग कर देते हैं फाइव क्यूब का मल्टीपल, तो वो होगा डेल एच रो अपॉन डेल जेड माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल रो। ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन एंड डेल ई रो अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार जेड केप का मल्टीपल लो आप लोग, सिमिलरली जेड का मल्टीपल लोगे तो ये हो जाएगा 1/रो, जेड का मल्टीपल 1/रो डेल अपॉन डेल रो, रो एच फाई माइनस माइनस डेल एच रो अपॉन डेल फाई।
इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई जेड अपॉन डेल, इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया इस वाली मैट्रिक्स को, है ना, और इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने सॉल्व कर लिया, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना ली थी कर्ल निकालने के लिए, रो केप का मल्टीपल कंपेयर कर लिया, फाइव केप का कर लिया और जेड केप का कर लिया। यही चीज हम लोगों ने रेक्टेंगुलर वाले डेरिवेशन में करी थी सेम। अब जो नेक्स्ट टास्क है आपका वो है इक्वेशन नंबर 2 का यूज करना है। इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम वही काम करना है आपको, कर्ल वाला इक्वेशन लिखना है, रो केप का मल्टीपल, फाइव केप का मल्टीपल और जेड केप का मल्टीपल लेना है, सिमिलरली यही सेम काम करके। तो इक्वेशन नंबर 3, 4 और ये इक्वेशन नंबर 5 आपकी बन चुकी थी। अब वैसे ही आप लोग वहां पे करोगे सेम काम, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ सिमिलरली यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 क्या करना है, नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, वहां भी आपको कर्ल बनाना है और उसका मल्टीपल लेना है रो केप, फाइव केप, जेड केप का। तो सिमिलरली काम हो जाएगा, डेल, ये रो केप का मल्टीपल होगा, माइनस डेल ई फाइव अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच रो अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 6। फाइव केप का मल्टीपल जो आपका होगा वो हो जाएगा डेल ई रो अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल रो इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच फाइव अपॉन डेल टी, इक्वेशन 7। और लास्ट 1 अपॉन रो डेल रो ई फाइव अपॉन डेल रो माइनस डेल ई रो अपॉन डेल फाइव इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच जेड अपॉन डेल टी, इक्वेशन 8। अब सिमिलरली वही काम करना है, आपको पहले भी समझाया था, जब भी डेल अपॉन डेल जेड आ जाए वहां पर आपको उसको रिप्लेस करना है गामा वगैरह से, और जब भी वो आ जाए मैं आपको फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, डेल अपॉन डेल जेड आते ही उसको माइनस गामा से रिप्लेस करना होता है जब भी आ जाता है। तो डेल अपॉन डेल जेड आते ही उसको रिप्लेस कर दो माइनस गामा से, और डेल अपॉन डेल टी जब भी आ जाएगा उसको रिप्लेस कर देंगे आयोटा ओमेगा से। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है। तो ये सब रिप्लेसमेंट दे दो आप लोग फटाफट से। तो रिप्लेसमेंट देते ही इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन आपकी बनेगी, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5। अब जैसे मान लो यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड आ रहा है तो यहाँ माइनस गामा आ जाएगा, यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड आ रहा है यहाँ माइनस गामा आ जाएगा, ठीक है ना। सो इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी आपकी, ला जो रिप्लेसमेंट के बाद में होगी, एक तो 3 नंबर, एक 4 नंबर, तो 3, 4 और यहाँ भी है 6 और 7। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 6, 7, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 6, 7, तो 3 में देखो कितना बन जाएगा, 1 अपॉन रो डेल एच जेड अपॉन डेल फाइव, ठीक है। और यहाँ था माइनस गामा हो जाएगा प्लस में एच फाइव इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन और ई रो, क्योंकि डेल अपॉन डेल टी को मैंने आयोटा ओमेगा लिख दिया, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। नीचे लिखोगे तो माइनस रो माइनस गामा और ये हो जाएगा एच रो और माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल रो, तो होगा इसे, तो इट जस्ट इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन और ई फाइव, इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। अगले में करोगे यही सेम काम, तो 1 अपॉन रो डेल, या फिर एक काम करो डेल अपॉन डेल टी को रिप्लेस करके अगली वाली भी लिख दो। रुको रुको, इक्वेशन 3,
5 भी ले लो और 8 भी ले लो, वो भी लिखी दो। उसमें भी कम से कम, चलो डेल अपॉन डेल जेड नहीं आ रहा, बट उनमें डेल अपॉन डेल टी तो आ ही रहा है ना, तो वो तो यूज़ करना ही है हमें। इक्वेशन नंबर अगली वाली भी ले लो। तो अगली वाली में क्या है, 1/रो डेल अपॉन डेल रो रो H5 माइनस डेल एच रो अपॉन डेल फाइव, यही तो है। भले उसमें जेड नहीं आ रहा बट उसमें टी तो आ रहा है, तो आयटा ओमेगा एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा ई जेड, है ना, ये तो आ रहा है ना इक्वेशन नंबर जरा। तो ई रो ई फाई ई जेड तीनों आ गई। सिमिलरली ऐसी तीनों नीचे वाली आ जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी 1/रो, यहाँ पर ई जेड आ जाएगा, डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा फाइव प्लस गामा ई फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच रो 12। सिमिलरली माइनस गामा ई फाइव, सॉरी ई फाइव नहीं आएगा यहाँ पे, ई रो आना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे आएगा गामा ई रो एंड माइनस, इनको पढ़ना घर जाके, मतलब घर पे बैठ, तुम लोग घर पे क्या जाओगे, घर पे तो तुम लोग घर पे बैठ के इसको क्लास के बाद पढ़ा करो, नहीं तो ये तुम्हारे सब मिक्सअप हो जाएगा ऊपर नीचे, माइंड के सारे ब्लॉक भर जाएंगे तुम्हारे। इसलिए जब तक इनको दोबारा नहीं पढ़ोगे ना बैठ के एक बार, तब तक तुम्हारा पढ़ा नहीं पढ़ा सब बेकार, ठीक है। 1/रो डेल अपॉन डेल रो ई फाइव माइनस डेल अपॉन डेल रो ई रो अपॉन, इसमें जेड नहीं आता बट इधर ऐसे वो तो आता है टी, तो आयोटा ओमेगा म्यू, इक्वेशन नंबर 14। तो ये हो गई। सेम वही काम करना है जैसे रेक्टेंगुलर में किया था, वहां भी हम लोगों ने फील्ड इक्वेशन बनाई थी। फील्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों ने चार तरह के सवाल, ये इक्वेशन बनाई थी, फिर इनको सोल्व किया था, ई रो ई फाइव ई जेड निकालना था। वहां पे एच एक्स एच वाई ए एक्स ई वाई ये निकालना था, क्योंकि वहां पे एक्स वाई कॉम्पोनेंट थे, यहाँ पे रो फाइव कॉम्पोनेंट है, इसलिए। तो ये वाला काम सेम वही रेक्टेंगुलर जैसे करना है, बस कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, वहां पे कार्टेशियन थे, यहाँ पे सिलेंड्रिकल आ गए। फील्ड इक्वेशन बना ली हम लोगों ने, अब इसके बाद कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक उतना ही लंबा जाएगा जितना रेक्टेंगुलर गया था, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग कल ही पढ़ सकते हैं, ओके। और इसको दोबारा पढ़ना, समझना कैसे कैसे करना है। सिलेंड्रिकल इस बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेंड्रिकल, है ना, क्योंकि अभी 2020 वाले एग्जाम में सिलेंड्रिकल नहीं आया था, इसलिए 21 वाले एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है। तो यही पे इसको होल्ड रखो स्लाइड्स को, मैं इसके बाद आपको कल पढ़ाऊंगा।